हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र प्रताप, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये हमारी अर्थिंग की का लेक्चर है। ये तीसरा लेक्चर है, अर्थिंग का। तो इसके बारे में आज हम देखते हैं। मैं वाइट बोर्ड पे ना लेकर के इसमें काफ़ी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट टू पॉइंट। तो मैं इनको समझा रहा हूँ आज। तो इससे आगे एक दो क्लास हो सकता है ऐसे ही मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझाऊँ आप लोगों को, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है। समझाने का ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, बस समझाने का थोड़ा बहुत नॉर्मली बताने वाला है वीडियो। ठीक है, देखो। अप्रभावी भू संपर्कन के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रूवर अर्थिंग। सबसे पहला पॉइंट है इसमें हमारा, भू संपर्कन का प्रभावी प्रतिरोध अपेक्षाकृत काफ़ी बढ़ जाने से वह विद्युत से रक्षा योग्य नहीं रह जाता और उपकरण पर विद्युत क्षरण होने पर उसे छूने से विद्युत का झटका लग सकता है। देखो क्या होता है, जो अर्थिंग करते हैं हम, अगर उसका हमारा अपेक्षित जो रजिस्टेंस है, उसका जो रजिस्टेंस है, अगर हमारा अपेक्षित प्रभावी अपेक्षित प्रतिरोध, ठीक है, ये अगर बढ़ जाता है, जैसे हमारे किसी जो अर्थिंग की जो वायर है उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो उसमें क्या है, करंट हमारी फ्लो अंदर नहीं जाएगी ग्राउंड में। तो उससे क्या है, जब करंट अंदर नहीं जाएगी तो जैसे हम किसी पार्ट को, बॉडी को या किसी मशीन को अगर हम छुएंगे तो हमें झटका लगने की, शॉक लगने का डर रहता है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है। और दूसरा पॉइंट है हमारा, देखो इधर, ठीक है, ये वाला। ये दूसरा पॉइंट है, उदासीन तार व भू अर्थ के बीच विभवांतर की स्थिति हो सकती है, और यदि उदासीन तार कहीं फेज तार के संपर्क में हो और पीछे से टूटा हो तो वह खतरनाक हो सकता है। देखो हमारी लाइन लगी हुई है, न्यूट्रल वायर ऊपर रहता है, सबसे ऊपर आकाश में, सबसे बिल्कुल टॉप पे रहता है। जहाँ भी हमारे वायर होते हैं तो उसके ऊपर टॉप पे होता है अर्थ वायर, न्यूट्रल, जो इसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। ठीक है, वो क्या करता है, एक तो आकाशीय बिजली को भी, हमारी जो लाइन होती है आकाशीय बिजली, जो ट्रांसमिशन की लाइन, टावर देखी होंगी आप लोगों ने। देखो मैं अभी दिखा रहा हूँ बना करके, कहाँ कैसे क्या होता है। देखो देखो, ये होता है हमारा अर्थ वायर, ये होते हैं फेज आर वाई और बी। ये होता है बेस, क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, बेस होता है। ये आर फेज होता है, ये आर फेज, ये वाई फेज और ये बी फेज, और ये हमारा अर्थ वायर, जिसे हम उदासीन न्यूट्रल भी बोलते हैं। अर्थ वायर होता है ये हमारा। ठीक है, बोलने को तो देखो कुछ भी बोल सकते हैं। उदासीन तार भू तार के बीच विभवांतर की स्थिति हो सकती है, और यदि उदासीन तार कहीं फेज वायर से संपर्क तार के संपर्क में हो तो वह पीछे से टूटा हो तो वह खतरनाक हो सकता है। देखो क्या होता है, कहीं हमारा फेज वायर कहीं टूट गया तो वो हमें बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, ये इस पॉइंट में ये बात समझाई गई है। अब बात करते हैं नंबर 3 की, पॉइंट की। नंबर 3, क्षरण विद्युत धारा का मान संभवतः इतना प्रभावी नहीं हो पाता कि वह फ्यूज को गला सके। क्षरण के द्वारा हानि होती रहती है। देखो आपने कहीं देखा होगा, जैसे हमारे घरों में जब मौसम ख़राब होता है तो बिजली अर्थिंग, हमारी दीवारों पे भी आपने देखा होगा, कहीं कंडक्टर निकल रहा हो तो उस पर क्या है, दीवार पे झंझनाहट सी होती रहती है लाइट की। जैसे हम हाथ टच करते हैं उस पर, दीवार पे, तो क्या होता है, हमें शॉक लगने का डर रहता है। जैसे आपके घर में फ्रिज, टीवी, कूलर, ये सब, पंखा। अब गर्मियों में क्या होता है, जैसे कूलर होते हैं, कूलरों पे हाथ टच करके देखो तो कहीं कहीं उसमें हवाई करंट फ्लो होता रहता है। तो ठीक है, तो वो क्या रहता है, हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लीकेज करंट बोलते हैं। क्षरण विद्युत धारा, लीकेज करंट होती है। ठीक है,
इससे क्या है, ये फ्यूज वायर को गला तो नहीं सकती है, ये सिर्फ क्या करती है, शॉक दे सकती है आपको, ठीक है, झटका दे सकती है। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट, ये रहा चौथा पॉइंट, ठीक है, ये क्या है, चौथा पॉइंट। देखो, उपकरणों के धातु भाग व भूमि के बीच विभवांतर हो सकती है। देखो, उपकरण और जो अर्थिंग है उसके बीच में क्या होता है, वोल्टेज की डिफरेंस हो सकता है, विभवांतर हो सकता है, ठीक है। नंबर 5, विद्युत संस्थान की भूतार अर्थवायर पर प्रचलित युक्तियाँ ठीक प्रकार कार्य नहीं कर सकेंगी। देखो, क्या कहता है, इलेक्ट्रिक जो संस्थान होती हैं कि अर्थवायर पर प्रचलित ठीक प्रकार कार्य नहीं कर सकती है। देखो, अर्थवायर पे क्या है, अर्थवायर पे सिर्फ क्या करता है हमारा, वो सिर्फ क्या करता है, हमारे से प्रोटेक्शन देता है, किससे, अर्थिंग के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या है, हम सप्लाई फ्लो नहीं कर सकते। देखो, फिर छठा पॉइंट है, विद्युत संस्थान पे उसके उपकरण लाइटनिंग वोल्टेज जैसी हाई वोल्टेज से प्रभावित हो सकते हैं। देखो, जो मैं ये बता रहा था अभी आपको, देखो ये जो अर्थ वायर है, ये क्या करता है हमारा, जैसे अब आकाशीय जो बिजली हमारी गिरती है, ये ऊपर से आकाश, तो ये इसके माध्यम से, इस वायर के माध्यम से सीधे कहाँ चली जाती है, ग्राउंड में चली जाती है ये वायरिंग, ठीक है। ये यहाँ से आकाशीय बिजली गिरी, इस वायर के माध्यम, पोल के माध्यम से सीधी कहाँ चली जाती है, ये वायर, इसकी पोल पे क्या रहता है, कंडक्टर आता है बहुत ही लो रेजिस्टेंस का, कितना लो रेजिस्टेंस का, लो रेजिस्टेंस का क्या लगा रहता है, कंडक्टर लगा रहता है वायर, तो उसके माध्यम से ये सीधी कहाँ चली जाती है, ग्राउंड में, ठीक है। ग्राउंड में क्या चली जाती है, ये लाइट हमारी ग्राउंड में चली जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम भूसंपर्क के प्रभावी होने के कारण, रीजन्स ऑफ अनइफेक्टिवनेस ऑफ अर्थिंग। देखो, सबसे पहले पहला पॉइंट है, भूसंपर्क में प्रभावी ना होने के निम्न कारण हो सकते हैं। देखो, भूतार के उपकरण माप साइज के ना होने के कारण भूतार प्रतिरोध रेजिस्टेंस अधिक हो जाता है, अधिक हो देखो, अर्थवायर, भूतार को क्या बोलते हैं, अर्थवायर के उपयुक्त माप, साइज, जो उसका कंडक्टर का जो हमारा साइज है, ठीक है, क्या है, कंडक्टर का साइज के ना होने के कारण भूतार का प्रतिरोध अधिक हो जाता है। देखो, अगर हमारा जितना अधिक रेजिस्टेंस होगा वो उतना ही हमारे लिए बेकार होगा, साबित होगा, ठीक है, उससे हमारी कोई भी अर्थिंग नहीं हो पाएगी। अगर हमारा सबसे लो रेजिस्टेंस से लो रेजिस्टेंस होगा, वो हमारे लिए अर्थिंग के लिए, वो हमारे लिए बेस्ट कंडक्टर होगा, तार होगा। देखो, भूसंपर्क इलेक्ट्रोड के उपकरण उपयुक्त माप, साइज के ना होने के कारण इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस अधिक हो। देखो, भूसंपर्क अर्थिंग इलेक्ट्रोड के उपयुक्त माप के ना होने के कारण, देखो, अगर हमारा उस वायर का जो तार है उसका अगर एक्चुअल साइज ना होने के कारण भू इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस अधिक हो जाता है। देखो, अगर वो हमारे बिल्कुल एबिलिटी जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल करेक्ट साइज, जैसे अभी हमारा 1 mm का वायर जो है हमारे लिए अर्थिंग के लिए, सपोज हमारे लिए बिल्कुल बेनिफिट है, तो उसके लिए हम क्या कर दें, 0.5 mm का हम लगा दें, आधा mm, तो क्या वो हमारे लिए सही होगा, बिल्कुल नहीं सही होगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ही उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना पतला तार होगा उतना वो हमारे लिए बैड साबित होगा, ठीक है। और जितना बढ़िया मोटा ताजी होगा तो उसका लो रेजिस्टेंस हमारा होगा, ठीक है। देख, मैंने आपको पहले ही बताया था, जितना पतला तार होगा उसका रेजिस्टेंस उतना हाई होगा, और जितना मोटा तार होगा उतना उस रेजिस्टेंस उसका कम होगा, बिल्कुल क्लियर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। देखो, भूसंपर्क इलेक्ट्रोड की गहराई कम होने के कारण रक्षण विद्युत धारा का मान भूतल पर पर्याप्त विसर्जन ना हो पा रहा हो। देखो, क्या करते हैं जब से हमने अर्थिंग करी, अर्थिंग हमें कम से कम 2 से 3 मीटर गड्ढा नीचे गहरी करनी थी, और हमने कर दिया 1 मीटर पर ही, तो क्या वो हमारे लिए सही साबित होगी, बिल्कुल कभी सही साबित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो लीकेज जो करंट होगी वो ऊपर अर्थिंग पे भी, सरफेस पे भी हमें
शो अप होगी। शो अप का मतलब हमें महसूस होगी, क्योंकि यहाँ पे अर्थिंग हो रखी है, बशर्ते यहाँ पे क्या है, करंट जो है हमें महसूस हो रही है। ठीक है, 2 से 3 मीटर नीचे गड्ढा करके करेंगे 4 मीटर, तो हमें बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई सुनाई बिल्कुल नहीं देगा। उसकी ना तो झंझनाहट सुनाई देगी, ना हमें उसके वाइब्रेशन की आवाज़ आएगी, और ना ही कुछ हमें महसूस होगा कि यहाँ पर ये करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर ग्राउंडिंग में। ठीक है, देखो फिर है चौथा पॉइंट, भू संपर्क नमी रहित हो जाने से उसका प्रभावी भू प्रतिरोध बढ़ गया हो। देखो अब बात करते हैं जितनी हमारी सूखी होगी उतना रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, और जितनी हमारी गीली होगी तो उसका रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाता है। देखो ये कह रहा है भू संपर्क नमी रहित हो, नमी रहित, नमी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, नमी रहित हो जाने से उसका प्रभावी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इसमें क्या है, जैसे सूख जाएगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ जाएगा, और हमारी जितनी नमी हो जाएगी उतना रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि हमें उसमें सूखन नहीं होने देना है, नमी ही रहने देनी है हमेशा। अर्थिंग जब करते हैं हम उसमें नमी ही रहे, सूख नहीं पाए, वो सूखेगी नहीं तो बिल्कुल उसका रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा नहीं। और जैसे ही हमारी सूखन हो जाएगी, उसमें सूख जाएगी, तो उसमें क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर पांचवा पॉइंट है भूतार पर जोड़ ढीले हों या वह टूट गया हो। देखो अगर हमारा जोड़ ढीला होगा तो वहाँ पे स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग इतनी भयंकर होगी कि वो बहुत कुछ नुकसान करेगी हमारे लिए। ठीक है, उसमें जोड़ ढीले नहीं होने चाहिए और जोड़ टूटना नहीं चाहिए, जोड़ एकदम कसा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल बेहतरीन तरह पकड़ मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं वैद्युत संस्थान के भू संपर्कन हेतु IS विशिष्ट IS स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। देखो इंडियन स्पेसिफिक IS का मतलब है स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग अर्थिंग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस। देखो 3034 से 1966 के अनुसार ये नियम है, ये इतना इसका अनुच्छेद नियम है। ठीक है, ये क्या है, नियम है इसका, ये वाला 3034 से लेकर 1966 के अनुसार भूसंपर्क हेतु निम्नलिखित विशेषताएं उपयोग में लाई जानी चाहिए। देखो नंबर 1 पॉइंट है, जिस संस्थान के लिए भूसंपर्कन मतलब अर्थिंग किया जा रहा हो, अर्थिंग की दूरी उससे कम 1.5 मीटर रखी जानी चाहिए। देखो जैसे कोई इक्विपमेंट है, हमारा मशीन है, आपके घरों में फ्रिज कूलर टीवी मशीन रखते हैं या बिल्डिंग रखते हैं, तो उससे क्या है 1.5 मीटर उससे दूर रखते हैं उसको, 1.5 मीटर दूर। ठीक है, ये बात इसमें समझाइए। और फिर देखो दूसरा पॉइंट देखते हैं, यह है दूसरा पॉइंट, उपकरण को भू इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाला तार अर्थात भू सततता तार अर्थ वायर कंटिन्यूटी वायर की माप संस्थान के चालक तार की माप के माप के आधे से कम नहीं होनी चाहिए, कम रखा जाना चाहिए, जबकि भूतार तांबे का हो और यह किसी भी स्थिति में 3 mm स्क्वायर, कितना 3 mm, देखो कितना है ये 3 mm स्क्वायर 14 HWG ताम्र तार कॉपर वायर या 6 mm स्क्वायर। ठीक है, क्या है 6 mm स्क्वायर 11 HWG GI तार से कम माप का नहीं होना चाहिए। देखो अर्थ वायरिंग के लिए हम जो वायर यूज करते हैं, हमें कितना वायर होना चाहिए 3 mm स्क्वायर से, और 14 HWG कॉपर वायर 6 mm स्क्वायर से 11 WG GI वायर तार से कम साबित माप में नहीं होना चाहिए। देखो इतनी माप से हमारा तार जो है कम नहीं होना चाहिए। अब देखो बात करते हैं हम इसकी तीसरा पॉइंट की, कौन से की, तीसरा पॉइंट, भूतार व भू इलेक्ट्रोड एक ही पदार्थ के होने चाहिए। देखो अर्थ वायर और इलेक्ट्रिक प्लेट
ठीक है। जो अर्थिंग प्लेट है वो और जो अर्थ वायर है वो दोनों एक ही पदार्थ के होने चाहिए, चाहे वो कॉपर का लें, एल्युमिनियम का लें, गोल्ड का लें, आयरन का लें, ठीक है, किसी का भी लें, वो एक ही वायर के होने चाहिए। नंबर 4 पॉइंट, भूतार को मैकेनिक यांत्रिकी क्षति से बचाने के लिए इसे भूमि तल से कम 30.5 सेंटीमीटर नीचे से तथा 12.7 mm व्यास के जीआई पाइप से ले जाना चाहिए। देखो 30.5 सेंटीमीटर नीचे से, ठीक है, 30.5 सेंटीमीटर ज़मीन के अंदर और 12.7 mm व्यास के जीआई पाइप से अंदर ले जाना चाहिए। देखो जब हम वायर डालते हैं उसमें अंदर अर्थिंग जो करते हैं उसके अंदर जो वायर जाता है वो किसमें 12.7 mm का एक जीआई पाइप होता है प्लास्टिक का, ठीक है, तो उसके अंदर हम डाल के तब हमें ये अर्थिंग करनी चाहिए, ठीक है। फिर 5वां पॉइंट है, यह आवश्यक नहीं है कि भूतार को पूरे संस्थान में ले जाया जाए। विभिन्न परिपथों में के अलग अलग भूसतह तार खंडों को मुख्य विवरण बोर्ड में संयोजित करने के बाद अंततः उसे भूतार द्वारा भू इलेक्ट्रोड से जोड़ा जा सकता है और इसके लिए उपयोग में लाए जाने वाले भूतार की माप क्रम से 2 वर्णित माप से कम नहीं होने चाहिए। देखो हमारे उस वायर की अर्थ वायर की क्या है, माप हमेशा कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ही रहे, ठीक है, इतनी भी ज़्यादा ना रहे वो फिर हमें नुकसानदायक रहे, ठीक है। नॉर्मली ही हम थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं उसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट इसमें समझाया। फिर बात करते हैं हम नंबर 6 की। भू इलेक्ट्रोड को जमीन के अंदर इस प्रकार ऊर्ध्वाधर स्थिति में वर्टिकली स्थापित करना चाहिए यदि उसका भूमि की विभिन्न सतहों लेवल्स के संपर्क में हो। देखो उसकी जो हम इलेक्ट्रोड की जो ज़मीन के अंदर जो डालते हैं जब अर्थिंग को, तो उसकी इतनी अंदर होनी चाहिए जो कि वो हमारे संपर्क में भी रहे, ज़्यादा हमें मेहनत करने की, जैसा वही कहीं कहीं कुछ ख़राब हो जाती है तो हम उसको दोबारा उखाड़ सकें, ठीक है, इतना तो होना चाहिए। देखो अगला पॉइंट, भू संपर्क के लिए पाइप इलेक्ट्रोड धातु के एक ही टुकड़े में तथा पेंट रहित होना चाहिए। देखो उस पर जो टुकड़ा होता है उस पर हमारा पेंट भी होना चाहिए, ठीक है, पाइप पर भी उसका पेंट होना चाहिए, जो प्लास्टिक जो पीवीसी पाइप होता है उस पर भी पेंट होना चाहिए हमारा, ठीक है। यह पाइप 38 mm भीतरी व्यास के जीआई या 100 mm भीतरी व्यास के ढलवा लोहे से कम नहीं होना चाहिए। जो ढलवा लोहा होता है ये ना तो गलता है, ना सड़ता है, ना मरता है, कुछ भी नहीं होता, इसका ढलवा लोहा होना चाहिए। पाइप समकोण पर छिद्रित हो, 2.5 मीटर से कम लंबाई का ना हो। देखो 2.5 मीटर से कम लंबाई ना हो, ठीक है। और अब बात करते हैं 8 पॉइंट की। भू संपर्क के लिए प्लेट इलेक्ट्रोड 60 सेंटीमीटर से गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 6.3 mm जस्तीकृत लोहे प्लेट जीआई प्लेट या 60 सेंटीमीटर गुणा 3.16 mm तांबे की प्लेट से कम नहीं होना चाहिए। ये देखो इसका प्लेट का क्या है, माप दे रखा है, प्लेट की क्या दे रखी है, माप दे रखी है, ठीक है, सही बात, ओके। ये वीडियो थोड़ा सा देखो पुश हो गई है, कंटिन्यू करता हूँ मैं इसको। एक मिनट रुको, ये वीडियो शायद पुश हो गई है। अरे हो जा कैंसिल। हाँ जी सर, 1 मिनट रुको सर, मेरी वीडियो पुश हो गई है। वीडियो कौन सी है?